के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोले जय जय जवान जवान, जय जय किसान। और भैया के साथ सब बहन लोग भी बोले जय जवान जय किसान। और तो देखा आज आज तो बैठकी ही बहन लोगन के बा। और बहन लोगन खाली बैठकी में ही नहीं शामिल होलेन, हाँ बल्कि मनसेधु लोगन के साथे खेते के मेड़े मेड़े भी बराबर के भागीदारी करेलिन। बिल्कुल। और कहल जाला ना कि जलेबी बहन की घरैतीन अमन सेधु जोन कहला जीवन रूपी गाड़ी के दू पहिया हवा, अगर संगे संगे चली हैं तो हर काम सही समय से होई और हर काम बढ़िया तरीके से होई। बिल्कुल, जैसे देखा ए बार हम किसान लोगन खातिर कितना शुभारंभ बढ़िया भल बा। हाँ। कि समय से मानसून आ गइल, हाँ बरखा होए लगा, बिल्कुल हर बिल्कुल। तरफ हरियाली हो गई। और हरियाली की बात करत हैं आप, तो जैसन कि इस समय आषाढ़ का महीना चलत बा। और आषाढ़ के महीना में देखें कि जैसे हम लोगन का जौन खरीफ का मुख्य फसल होला धान का खेती, तो ओकरे करे खातिर हम लोग एकदम जुटान में लगल रहल जाला। कितना भैया लोगन त आपन नर्सरी लगाई देले हवन, और कितना लोगन का त नर्सरी लगभग तैयार भी हो चुका बा। जमाव बढ़िया भइल बा। और कुल हम तो कहते हैं कि सब भैया बहन लोगन जुटल रहे। अब मौसम ऐसा ही मेहरबान रहे, और जैसे आषाढ़ के साथ सावन, सावन के बाद भादो कि बढ़िया से धान का खेती लहलहाए, खूब बढ़िया रोपनी हो, झमाझम बारिश हो, खूब कजरी गाँव में बहन लोग खूब रोपनी करें लोग। लेकिन साथ में एकरे साथ भी हम लोग एक और मतलब ध्यान रखे वाली बात है जलेबी बहन की, हम लोग जैसे साथ में धान का खेती तो ठीक है, अनाज है, दलहन है, तिलहन है, साग है, सब्जी है, लेकिन हम लोग का जौन यहाँ का जो अंचल है अपने सोनभद्र का, तो हम लोग अगर मोटा अनाज की तरफ भी अगर आप लोग हम लोग रुझान बढ़ावल जाए और थोड़ा अनाज, मोटा अनाज भी उगावे की कोशिश करी जाए, तो बहुत एक अच्छी मतलब पहल भी है और आमदनी के एक अच्छा जरिया है। एमन ढेर पानियों ना लगा था और ढेर एमन समय भी ना लगा था। बिल्कुल सही बात बा। हम लोगन जौने अंचल में हई वर्षा आधारित कृषि ही ज़्यादातर लोग करेलन। जब बात देखा हम लोगन कृषि के करत हई, तो हम लोगन के अपने खेती के साथ साथ हरी खाद पर भी ध्यान देवे के चाहिए। हरी खाद का है, सबसे पहले तो देखा हम लोगन के ई समझे के जरूरत बा कि हरी खाद जौन होला ना, इहो एक प्रकार के मुख्य फसल के साथ होवे वाला फसल ही होला। जब फसल में फूल आवे लगे ना और ओके मिट्टी पर लिटाई दिहल जाए ना, तो देखा वो हरा खाद हो जाला। एकरे साथ साथ देखा जैसे हरी खाद कई तरह के होला। अगर हम लोगन सीधा सीधा समझल जाए कि हरी खाद कई प्रकार के फसल में भी इस्तेमाल करल जाला। जैसे जौने का फली बा, जैसन कि हम कहली, अब देखा ए समय सनई बा, डैचा बा, बिल्कुल मूंग बा, उड़द बा, बिल्कुल ऐसन कुछ खास प्रजाति बा, घास के प्रजाति बा। कि जैसे मूंग बा चाहे उड़द बा, जब ओमे के हउ तोड़ लिहल जाला फली, तो ओके अगर जमीन पर लेटा दिहल जाए ना, तो ओसे जोन सड़ के जोन खाद बन के तैयार होला, ओही के हरी खाद कहल जाला। बिल्कुल सही कहली हैं जलेबी बहन कि जो अपन धरती माता हैं, हमारे लोगन के देखे अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी सब मुफ्त में देलिन, तो उनके भी बदले में हमारे लोगन के जो उनका खुराक बा हरी खाद के रूप में जो आप बतावत हैं, ओके हरी खाद के रूप में दें या गोबर के खाद के रूप में हम लोग को लौटावल हम लोग का भी अपन फर्ज बना था, ताकि उनकर भी अपने धरती माता का भी जो भूख प्यास मिटत रहे, उनके भी उनका खुराक मिलत रहे। और बिल्कुल सही बात बा। देखा खाद कोनो होए
ओकर लाभ तो हमार माटी के मिलबे करेला, मगर जब चर्चा हम लोगन हरी खाद के करत हई तो एकर मिट्टी के तमाम लाभ बा। हाँ। जैसे हरी खाद मिट्टी के जैविक पदार्थ और पोषक तत्व के जोड़ेला, जौने से माटी के उर्वरा शक्ति बढ़ेला। बिल्कुल। हरी खाद मिट्टी की के जौन संरक्षण होला ओके बेहतर बनावेला। और ऐसे का होला कि पानी और हवा के संरक्षण सुधरेला। संगे संगे देखा हरी खाद जौन बा ओसे मिट्टी के कटाव भी रोकेला। बिल्कुल। एकरे साथ साथ खर पतवार के भी नियंत्रण होएला। जैसे कि जहाँ हम लोगन हरी खाद लौटाई दिले है जहाँ अब वहाँ समझो खर पतवार कैसे उगी, कैसे उगबे न करी। और देखें जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होला है, अम्लीयता क्षारीयता में भी सुधार होला, मृदा क्षरण में भी कमी होत है, यानी माटी जो कटाव हो मन भी कमी आवत है। कहे का मतलब ये कि जो हरियर खाद बा एक प्रभावी और अपने पर्यावरण के अनुकूल तरीका बा, जैसे मिट्टी स्वस्थ रहेला, मिट्टी के उत्पादक क्षमता बढ़ेला। बिल्कुल बिल्कुल। और जौन हमार उत्पाद होला ओकर गुणवत्ता भी बढ़िया होएला। तो देखा ई तरह हम लोगन के आपन जौन बुद्धि विवेक रहला, मगर जैसन हम लोगन जानीला कि हम लोगन के हर बैठकी में हम लोगन के ज्ञान बढ़ावे खातिर विशेषज्ञ भैया, वैज्ञानिक भैया, बिल्कुल कई लोग शामिल होखेलन। तो यही क्रम में देखा आज अपन बैठकी में वैज्ञानिक विधि से धान नर्सरी एवं पोषक तत्व प्रबंधन ए विषय पर चर्चा करे खातिर प्रधान वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र से हमन डॉक्टर संजीव कुमार बातचीत करत हन मुनई भैया। तो हम कहब कि पहले एके सुनल जाए, फिर अपन चर्चा तो जारी रही। बिल्कुल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी में ये समय किसान भाई लोग जौन हम धान का तैयारी शुरू कर दिले हम कि धान का नर्सरी का कैसे तैयारी कयल जाए या कैसे अगैती नर्सरी डाल का धान का अधिक से अधिक उत्पादन कई का वैज्ञानिक विधि से लाभ लेवल जाए। आज देखें हमार मुलाकात हो गई बा डॉक्टर संजीत कुमार से, जौन की कृषि विज्ञान केंद्र अमहित जौनपुर में प्रधान वैज्ञानिक हम आप, और आपसे ही जानल जाई हम लोगन की धान का वैज्ञानिक खेती कई का कैसे लाभ हम लोगन ले ही। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी तिवारी जी। डॉक्टर साहब देखें, अपन किसान भाई लोग ये समय अब धान का खेती का तैयारी करत हुआ, तो धान के खेती में सबसे पहली बात, पहली कड़ी ई आवल है कि भूमि का चयन कैसे करें। जी 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 तिवारी जी, धान एक ऐसी फसल है जिसको हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती होती है जी, और इसको विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि इसके लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है, जी जी, तो वो बलुई दोमट भूमि इसके लिए सबसे उत्तम मानी जाती है जी। और ऐसी भूमियां जिनका जो पीएच वैल्यू है 5.5 से 8 तक हो, तो सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है। जी जी। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पर पीएच मान 4 के आसपास है या अधिकतम पीएच जो मान है वो 10 से ऊपर भी है, वहाँ पर भी इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं हम धान की खेती। जी जी। अच्छा, जहाँ धान का खेती अपन किसान भाई लोग करत हुआ, भूमि चयन के बाद बीज चयन का बात आवल है
डॉक्टर साहब बीज का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होला उत्पादन में। तब बीज में जौन प्रजाति आवती है ओकर चयन कैसे कई का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकन अपन किसान भाई? जी जी तिवारी जी, जब हम बीज के चुनाव की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें यही है कि जो भी किसान भाई बीज खरीद रहे हैं वो किसी विश्वसनीय संस्था जी जैसे विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, जी जी बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय है, जी और चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय है। तो ये जो भी विश्वविद्यालय है उनके जुड़े हुए कृषि विज्ञान केंद्र हैं लगभग सभी जनपदों पे। जी तो वहाँ पर विश्वविद्यालय से जो भी प्रजाति तैयार की जाती है, विकसित की जाती है, वो केंद्रों पर भी उपलब्ध होती है और विश्वविद्यालय स्तर पर भी। तो जी। वहाँ से बीजों का आप क्रय करें जी। तो उससे ये रहेगा कि जो किसान भाई जो भी प्रजाति चाह रहे हैं उसकी शुद्धता होगी जी और उसका जो अंकुरण प्रतिशत है, जमाव है, वो भी अच्छा रहेगा। या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ जो विश्वसनीय शॉप दुकानें हैं या बीज विक्रेता हैं जी जहाँ पर किसान को लगता है कि वहाँ पर जो है उत्तम क्वालिटी के बीज मिलते हैं तो वहाँ से भी किसान भाई बीज खरीद सकते हैं। जी जी और जब हम प्रजातियों की बात करें तिवारी जी, जी। इसमें जो प्रजातियां हैं वो विभिन्न वर्गों में बांटी गई है। जैसे शीघ्र पकने वाली प्रजातियां, जी जी जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं ये बुआई से लगाकर या रोपाई से लगाकर पकने तक लगभग 100 से 115 दिन तक का समय लेती है। जी जी तो इसके कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे नरेंद्र 97 है, नरेंद्र धान 118 है, नरेंद्र 80 है, नरेंद्र 1 है, नरेंद्र 2 है, प्रसाद है, जी। गोविंद रत्ना, शुष्क सम्राट, पारानीदीप, ये प्रजातियां हैं कम जी। अवधि वाली। इनकी एक और विशेषता है तिवारी जी, जी जी और किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि जो कम अवधि वाली प्रजाति हैं ये कम अवधि में तो पकती हैं। इनका दोहरा लाभ ये है कि इनको ऐसे क्षेत्रों में आप उगा सकते हैं जहाँ पर सिंचाई के कम साधन हैं जी और वर्षा आधारित खेती हो रही है, जी जी जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम हो रही है। जी। तो उन क्षेत्रों में भी इसकी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी प्रजातियां हैं कि मध्यम अवधि वाली प्रजातियां हैं, ये बुआई से लेकर कटाई तक लगभग 120 से 125 दिन का समय लेती हैं। जी इसमें जैसे नरेंद्र धान 359 है, सरजू 52 है, पंत धान 4 है, नरेंद्र धान 3112-1 है, नरेंद्र 2026 है, नरेंद्र 2064 है, नरेंद्र धान 2065 है। ये कई सारी प्रजाति है, जो भी प्रजाति किसान भाई को मिले जी और वो उसको लेकर हो सकता है। जी तीसरे प्रकार की इसमें प्रजाति है जो सुगंधित प्रजातियां हैं, जी जी जिनको किसान भाई किसी विशिष्ट अतिथि या फिर व्यापारिक पर्पज से या फिर घरेलू आवश्यकता के लिए उगाता है। तो उसमें सुगंध रहता है चावल में, आप भी जानते हैं, किसान भाई भी जानते हैं। जी जी तो इसमें जैसे बासमती 1 है, पूसा बासमती 1, बासमती 370 है, जी टाइप 3 है, कस्तूरी है, हरियाणा बासमती 1 है, जी और काला नमक की कई सारी प्रजातियां हैं। काला नमक का भी आपने नाम सुना होगा जी किसान जी भाइयों जी ने। अपने अंचल में भी एकर हाँ। खेती होला डॉक्टर साहब। जी जी जी, बोना काला नमक 101 है, बोना काला नमक 102 है, बोना काला नमक 103 है। तो ये प्रजातियां जो है सुगंधित इनका चावल रहता है और इनको भी किसान भाई उगा सकते हैं। बिल्कुल। और एक और किस्म है प्रजाति की कि जो ऐसे क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ पर जल की समस्या ज्यादा होती है या वार्षिक वर्षा जो है अधिक होती है वहाँ पर, जी और जल भराव की समस्या बनी रहती है वर्षा काल के दौरान। तो विश्वविद्यालयों ने कुछ प्रजातियां विकसित की है, जैसे स्वर्णा सबवन है, जी NDR 8002 है, जल लहरी है, जल मगन, जल निधि, जल प्रिया, जी। स्वर्णा, नरेंद्र नारायणी, जी नरेंद्र जल पुष्प और मयंक। जी, ये जी। प्रजातियां ऐसी हैं कि इनको आप लोग ऐसे क्षेत्रों में उगा सकते हैं जहाँ पर
वर्षा काल के दौरान जो है लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर गहराई तक भी अगर पानी भरे तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव फसल पर नहीं पड़ता है। जी 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 तिवारी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब प्रजात का बात हो गई ओकरे बाद जौने खेत में अपन लोगन नर्सरी अपन किसान भाई लोग डालन तो नर्सरी का तैयारी कैसे करें? हाँ, नर्सरी को तैयार करने के लिए कुछ बातें हैं जो किसान भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए तिवारी जी। जी और सबसे पहली बात ये है कि नर्सरी ऐसे स्थान पर उगाएं किसान भाई के जहाँ पर पानी का पर्याप्त साधन हो, उस जी। स्थान को प्राथमिकता दें। जी वैसे तो वर्षा आधारित नर्सरी भी करते हैं किसान भाई, जी जी लेकिन कोशिश करें कि ऐसे स्थान पे नर्सरी उगाएं जहाँ पर पानी का पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो और जल निकास की भी व्यवस्था हो। जी जी साथ ही साथ ये देखें कि वो खेत जिसमें हम नर्सरी उगा रहे हैं आसपास के खेतों से लगभग 6 इंच के लगभग ऊंचाई होना चाहिए, जिससे कि पानी जो है वर्षा अगर हो जाए फालतू जी जी उसको बाहर निकाल सके। जी और जब किसान भाई 1 हेक्टेयर में मान लीजिए किसान भाई धान की रोपाई करना चाहते हैं तो उसमें जनरली 1/10 हेक्टेयर यानी कि 1000 वर्ग मीटर में 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में जो है नर्सरी बेड तैयार किए जाते हैं। जी, और जी। भूमि को जो है अच्छे प्रकार से जुताई करके जी खरपतवार मुक्त कर लिया जाता है और खरपतवार एक बिना रहे और उसमें बेड्स बनाए जाते हैं, क्यारियां। जी जी और वो क्यारियों की जो चौड़ाई है अगर किसान भाई उसको 1.25 मीटर या 1.5 मीटर के बीच में रखेगा तो आसानी से कुछ जो काम है जैसे निराई गुड़ाई है या कुछ स्प्रे करना है जी तो आसानी किसान भाई कर सकता है, उससे पौधों को नुकसान नहीं होगा घूमते वक्त। जी जी और जो बेड की जो लंबाई है लगभग 8 मीटर रखनी चाहिए। तो ये बातें हैं। अगर हम बात करें कि उचित समय क्या है जी। नर्सरी का, हाँ तो जो लंबी अवधि वाली प्रजातियां हैं जैसे मैंने बताई है अभी, तो उनकी जो बुआई है वो किसान भाई इसमें बुआई कर सकते हैं किसान भाई। जी जी और जो मध्यम अवधि वाली प्रजातियां हैं या शॉर्ट पीरियड वाली कम अवधि वाली प्रजातियां हैं उनकी बुआई जो है जून के पहले सप्ताह में कर देनी चाहिए किसानों को नर्सरी में। जी जी ये बातें याद ध्यान रखनी है। साथ ही साथ जी जैसे हमने खेत को तैयार कर लिया तो उसमें किसान भाइयों को चाहिए जो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में क्यारियां बनाई है जी जी उसमें लगभग 7 से 8 जो कुंटल है वो अच्छे प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, जी अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 8 कुंटल या फिर कंपोस्ट किसान भाई कुछ लोग तैयार कर रहे हैं जी जी उसका भी 7 से 8 कुंटल, या अगर केंचुआ खाद आजकल किसान लोग कुछ कर रहे हैं उसका मात्र 4-5 कुंटल जो है वर्मी कंपोस्ट जो किसान भाई बना रहा है 4 से 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट वो 1000 वर्ग मीटर एरिया में डाल दे। इसके साथ साथ 8 से 10 किलोग्राम यूरिया जी। और 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 5-6 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ में 2-2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी उस नर्सरी एरिया में अच्छे प्रकार से मिला दें जी और जिससे जो हमारी जो नर्सरी के जो पौधे होंगे उसमें किसी प्रकार का पोषक तत्वों की जो कमी ना हो और पौधे स्वस्थ हो। ये बिल्कुल। बातें किसान भाई ध्यान रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बात कहते हो आप। अच्छा जौन रोपण करे के बाद अपने किसान भाई लोगन के तो कितना दिन में नर्सरी का रोपण करें अपन किसान भाई लोग अपने खेत में या खेत का तैयारी कैसे करें डॉक्टर साहब? जी किसान भाइयों, जब हम रोपाई के समय की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इसके जब पौधे लगभग 21-22 दिन की नर्सरी हमारी हो जाती है जी तो उस समय इसके लिए उचित समय है रोपाई का। जी 21-22 दिन की जो पौध है उसको रोप देना चाहिए और रोपाई से पूर्व जो किसान भाई खेत को अच्छे प्रकार से जुताई करके खरपतवार मुक्त कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें जी। और उसमें लेहे लगा दें। जी लेहे लगा दें, पडलिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि पानी भर के खेत में हल से जुताई किया जाता है जी या जी कल्टीवेटर चलाया जाता है। उससे क्या होता है कि एक उसमें जो है सॉफ्टनेस या मुलायमपन जमीन के अंदर बन जाता है और एक लेयर बन जाती है। जितने हमने जो भी उसमें जो भी खाद उर्वरक हम मिलाए रहते हैं वो भी अच्छे से मिल जाता है जी और
आसानी से किसान भाई या महिलाएं उसमें पौधों की रोपाई कर सकते हैं। जी जी। तो जैसे बात कर रहे थे कि लगभग 21-22 दिन के पौधे किसान भाई रोप दें और खेत को अच्छे से तैयार कर लें। और अंतरण की बात करें तो लाइन से लाइन का जो अंतरण है 20 से 22 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे का अंतरण जो है 12 से 15 सेंटीमीटर पर रखकर पौधों की रोपाई करें और एक स्थान पे कम से कम 2 पौधे। जी जी। अगर अच्छी स्वस्थ पौध है तो एक पौधा भी रोपा जा सकता है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि 2 पौधे एक स्थान पर रोपें, जिससे कल्लों का उचित विकास होगा उसमें और हमें प्रति यूनिट एरिया में उचित संख्या में जो है कल्ले मिलेंगे और उचित संख्या में उनसे स्वस्थ बालियां बनेंगी फिर आगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात एकदम, आप सही सलाह है अपने किसान भाई लोगन के देलेन। चलत चलावत अंतिम में अपने किसान भाई लोगन के का संदेश देवल चाहिए, उनसे का कहल चाहिए? हाँ, किसान भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम धान की फसल से अच्छी आमदनी या अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, अच्छा जो आमदनी तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब कम से कम लागत पर अधिकतम हमें उत्पादन मिले। जी। तो जैसे हमने पहले चर्चा की प्रजातियों की और नर्सरी की, तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आप लोगों के खेत खाली पड़े हैं और उसका नमूना लेके अपना स्थानीय जो भी मिट्टी की प्रयोगशाला है जिला लेवल पर है, हर जिले में है, तो वहाँ पर नमूना आप ले जाएं और मिट्टी का चेक कराएं और मिट्टी का जैसे ही आप टेस्ट करेंगे तो वहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगा जब तक आप लोगों की नर्सरी तैयार होगा और उसके आधार पर भी आप जो है खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करें। अगर सामान्य बात करें, अगर बाई चांस कोई किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करवा पाता है तो सामान्य रूप से देखें तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, लगभग 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास एवं 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई इस्तेमाल करें। और जो फास्फोरस है, पोटास है और जिंक सल्फेट है, उसकी पूरी मात्रा जब हम रोपाई के समय खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय उसी में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक अच्छे से उसमें मिला दें। और जो नाइट्रोजन है उसकी 50% मात्रा को रोपाई के समय खेत की तैयारी के दौरान खेत में मिला दें और जो 50% जो नाइट्रोजन बचती है तिवारी जी, उसको आप 2 बराबर भागों में बांटकर, जैसे 25% नाइट्रोजन जो है आप डालेंगे कल्ले निकलते समय लगभग 30 से 35 दिन बाद और उसके बाद जब देखें किसान भाई के बालियां निकलने वाली है लगभग 75 से 80 दिन बाद। ये प्रजातियों के ऊपर निर्भर करता है, आगे पीछे रहता है 10-12 दिन का अंतराल। तो जब बालियां जैसे ही लगे कि किसान भाई देखें कि बालियां निकलने वाली हैं तो उस समय 25% जो नाइट्रोजन बची हुई है उस समय समान रूप से वो किसान भाई यूरिया के रूप में उसका जो है इस्तेमाल करें। और अगर कहीं पर यूरिया या DAP की कमी महसूस हो रही है तो उन किसान भाइयों को भी मैं सलाह देना चाहता हूँ। NPK 19-19-19 ग्रेड का एक घुलनशील उर्वरक आता है, उसका मात्र जो है 2 किलोग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। खड़ी फसल में भी छिड़काव कर सकते हैं और उसके 2-3 छिड़काव पर्याप्त रहते हैं। तो अगर बात करें उसके पानी की तो 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 800 से 1000 लीटर पानी चाहिएगा और लगभग वही 20 किलोग्राम NPK घुलनशील जो 19-19-19 ग्रेड का है वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहेगा एक बारी के छिड़काव करने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज अपने किसान भाई लोगन के इतनी बढ़िया जानकारी मिलल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गौरी बहन, देखा हम लोग अभी बातचीत सुनत रहली जा और बातचीत के साथ साथ संदेश भी सुनल गईल और अब समय बा धन्यवाद देवे के। तो देरी का है के जगदीश यादव उनके साथी गावल किसानी गीत है, सुनल जाए। बिल्कुल। किसान एक सीमा के जवान बबुआ, एक किसान एक सीमा के जवान बबुआ, एक किसान एक सीमा के जवान बबुआ। गेहूं के सिरावा पर सोहे पगड़िया, गेहूं के माथे का फनवा के सरिया। एक किसान एक सीमा के जवान बबुआ, गेहूं के हाथे सोहे गोली गनावा, गेहूं के कंधवा पर हरवा निशाना। सोहे गोली गनावा, गेहूं के कंधवा पर हरवा निशाना। सोहे गोली गनावा, गेहूं के कंधवा तो दोनों ले हला हथेलिया, दोनों ले हला हथेलिया पे जान बबुआ, एक किसान एक सीमा का। और किसानीन बहन लोगन के जब किसानी गीत सुनावल जाए, बिल्कुल तो समझा सोने पर सुहागा बा। और एकरे साथ साथ जन कहल जरा ना कि एक आँख खेत पे और दूसरा आँख बाजार पे, तो हम तो कहते हैं कि देरी का है कि बाजार भाव लगा था, पाती आपके हाथ लगल बा, कहाँ का बा? बिल्कुल रापटगंज मंडी से बा। अपन मानपुर के बाबूलाल मौर्य भैया हवन बाँच नहीं। हाँ बिल्कुल। आलू बा 1700 से 1800 रुपया, प्याज बा 1200 से 1400, लहसुन बा 7000 से 8000, टमाटर बा 1200 से 1500, हरी मिर्च 2500 से 3000, हरी धनिया बा 3000 से 4000, कोहड़ा बा 300 से 500, नेनुआ बा 1700 से 1800, अदरक बा 4500 से 5000, भिंडी बा 1200 से 1500, करेला 2500 से 3000, कुंदरू 2000 से 2200, चौराई 800 से 1000, बैंगन बा 2200 से 2500, और देखा फूल गोभी जौन बा सैकड़ा में 2000 से 2500, पत्ता गोभी बा 1200 से 1500, और नींबुआ बा 200 से 250 रुपया प्रति सैकड़ा। आई बाजार भाव अपन बाबूलाल मौर्य भैया देवेला। हाँ। ओकर दाम जौन बा वो कुंटल में रहेला। बिल्कुल, इनके देहलिया धन्यवाद। और साथ में देखें चलत चलावत हम लोग जलेबी बहन अपने किसान भैया लोगों से बात कही जाए कि जैविक खाद के प्रति हम लोग का रुझान
बढ़ावे के बा, कदम बढ़ावे के बा। और ऐसे का होई कि अपन जो माटी माई है उहो स्वस्थ रही है, पर्यावरण में संतुलन भी रही, अपन जो शरीर बा जो रोगग्रस्त होत बा तो अपन शरीर भी स्वस्थ रही। काहे कि जब जैविक विधि से अपन खेती करल जाई तो जौन भी फसल बा, फल बा, सब्जी बा वो गुणवत्ता युक्त। बिल्कुल। तो यही के साथ आज के बैठकी बस यहीं तक। अब चलल जा, अब कल के बैठकी में फिर बात हुई, मुलाकात हुई। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।